नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो बीजगणित के जो गुणनखंड का अंतिम पार्ट है वह है गुणनखंड प्रमेय। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसका लास्ट स्टेज यही है कि एक गुणनखंड प्रमेय के द्वारा, हालांकि मैंने आपको शुरू से बोला था कि मैं कोई आपको परिभाषा देना नहीं चाहता हूँ कि लास्ट में एक परिभाषा दिया हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बाद में इस परिभाषा को भी मैं आपको कैंसिल कर दूंगा। परिभाषा क्या है कि यदि पी एक्स का मतलब हो गया बहुपद, यदि बहुपद एक से अधिक घात वाली हो, जैसे आपके एक से अधिक घात वाली के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर पी एक्स क्यू हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 हो जाए या एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हो जाए, कुछ भी इधर से जो पॉलीमर हो गया उसको एक से घात वाली हो, और यदि ए कोई वास्तविक संख्या हो। अब यदि x इक्वल टू ए पर, मतलब कि x का मान a रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होगा। यह एक परिभाषित शब्द है। दूसरे शब्द में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड हो, इसी का रिवर्स देखिए, यदि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड हो तो pa इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से यदि x इक्वल टू माइनस बहुपद का गुणनखंड हो, किसी x का गुणनखंड होगा, मतलब इसका हुआ कि यदि x इक्वल टू माइनस हो तो x प्लस जैसे किसी बहुपद का गुणनखंड होगा। दोस्तों ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन मैंने आपको शुरू से बोला था कि मुझे परिभाषा तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ना आपको चाहिए, क्योंकि अपना कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अपना जितना शॉर्ट एंड स्वीट में जो समझा सके वही आपके लिए काम का चीज है। उसी वादा को पूरा करते हुए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट कि आपको किसी को ना परिभाषा समझाना है न कुछ करना, आपको देखो क्वेश्चन हल करना है शॉर्टकट मेथड से। उस बीजगणित को संचित करने के लिए मैं आपको 4 लाइन बोलता हूं, इस पर आप कोई भी गुणनखंड का थ्योरम को हल कर सकते हो। पहला लाइन सोच लीजिए कि यदि x प्लस a किसी बहुपद का गुणनखंड हो तो p माइनस a इक्वल टू 0। मिला जुला के हो गया कि किसी भी बहुपद में अगर p का मान मतलब माइनस a जो भी हो, अगर -3 हो या +4 हो, अगर रख के उसका मान बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो x प्लस a उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी को यदि x माइनस a किसी बहुपद का गुणनखंड हो तो x माइनस a है ना, तो p a इक्वल टू 0। अब बताओ, आप इसको और जब एग्जांपल दूंगा तो आपको और सरल हो जाएगा कि यदि माइनस a रखने पर, मतलब इसका और छोटा समझो, अगर x प्लस 3 हो जाए या x, इसको और मतलब कि मैं शॉर्ट कर रहा हूं कि यदि p 3 इक्वल टू 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि p का मान 3 रखते हो तब अगर उसका बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो आपका x माइनस 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी ढंग से इसको क्या कर सकते हो कि यदि p इक्वल टू 3 रख के इसका मान 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ x माइनस 3 कर देता हूं, तब जाके x यहाँ माइनस कर दो। देखो फिर उलझना मत, यहाँ अगर माइनस है, मैं इसको और साफ साफ कर देता हूं आपको। देखिए यहाँ है कि x प्लस a किसी बहुपद का गुणनखंड हो जब p इक्वल टू माइनस a हो। अब यहाँ आप देखिए, इसका अर्थ ये हो गया कि यदि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि p माइनस a हो। आप देखिए एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि यदि p -3 = 0 हो जाए तब जाके
जो बहुपद है उसका गुणनखंड a गुणनखंड x प्लस 3 हो जाएगा। इसी ढंग से यदि p इक्वल टू 3 रह के अगर किसी का मान हो जाए तब जाके वह x प्लस 3 उसका गुणनखंड होगा। मैं समझता हूँ कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस कंटेंट्स में। तो और तो समझाने का तरीका हुआ कि जब माइनस हो तो प्लस है और प्लस है तो माइनस है। इसी ढंग से हालांकि आपको इस दोनों से ही काम चल जाएगा, लेकिन तीसरा आपको और बता रहा हूं कि तीसरा है कि इसी का आगे कि यदि ax प्लस बी किसी बहुपद का ax प्लस ax माइनस बी किसी बहुपद का गुणनखंड हो तो p b अपॉन a इक्वल टू 0 होगा। और यदि ax प्लस b किसी का गुणनखंड हो तो जाके p माइनस बी अपॉन a इक्वल टू 0 होगा। और x माइनस a और x माइनस बी किसी का गुणनखंड हो तब जाके p a इक्वल टू 0 और p b इक्वल टू 0। देखिए इसको आप इजी कर रहा हूं मैं आपको, मतलब आपको गुणनखंड जो शुरू में बताते हैं गुणनखंड मतलब होता है खंडों में बांटना। जब खंडों में बांटते हो तो चूंकि यहाँ बहुपद है, आपको मैंने दो टर्म तो समझाया था। क्वाड्रेटिक के लिए आपको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से किया था जो सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है, या रीअरेंजिंग से किया था, ग्रुपिंग करके किया था, या उसके बाद क्यूबिक किया था। लेकिन अगर मान लें कि 4 टर्म आ जाए तब जाकर उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो उसको गुणनखंड निकालने के लिए या क्यूब से भी अपने सूत्र को यूज करते हैं। सूत्र क्या यूज करते हैं कि किसी भी गुणनखंड को कुछ मान रख के यदि माइनस हो जाएगा तो x प्लस a गुणनखंड होगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस गुणनखंड होगा। इस ढंग से इसी ढंग से ax माइनस बी होगा, तो अगर जैसे ax माइनस बी है तो p b अपॉन a कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर मैं एक बार आपको इसको रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड के लिए सॉरी यदि x इज प्लस a हो तो यहां माइनस में वैल्यू होगा। अब इस क्वेश्चन से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं और भी आपको इजी कर दूं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से कोई ज्यादा आपको मतलब नहीं है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूं तो उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस कंसेप्ट के आधार पर मैं एक आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, और यह क्वेश्चन है आपको साबित करना है कि x माइनस 3, मतलब लिख देता हूं प्रूव दैट x माइनस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का गुणनखंड आपको साबित करना है। आप देखिए एप्लीकेशन पार्ट पर आ जाइए। जैसा मैंने बताया कि अगर x माइनस यहाँ है तो p 3 करके चेक कर लीजिए, माइनस होगा तो प्लस हो गया। 3 करके जब चेक करेंगे तब यह आपको हो रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपको 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12। देख लीजिए इससे कैंसिल होके या 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 3 इसका गुणनखंड है। इसी ढंग से आप एक और क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि x प्लस 3 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, अपना वो भी देख लेते हैं कि x प्लस 3 है कि नहीं है। क्योंकि x प्लस 3 के लिए मतलब आपको ध्यान होगा x प्लस 3 के लिए आपको p माइनस 3 रख के वैल्यू देखते हैं। अगर माइनस 3 करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इजकल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। यह देख लीजिए माइनस 27 माइनस 27 माइनस 12 माइनस 12। अब देखिए सबके आगे माइनस साइन है तो टोटल ये जुड़ जाएगा, जुड़ कितने हो जाएगा माइनस 54 माइनस 24, तो 6 76 माइनस 76 हो गया, जबकि अपना गुणनखंड के लिए 0 होना चाहिए।
इसके आधार पर अपना समझ सकते हैं कि दिए गए बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 का जो गुणनखंड -3 गुणनखंड नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आप +3 करके देखा है तो उसका आंसर 0 आ गया था, तो वह उसका गुणनखंड है। अब मैं समझता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को इसके आधार पर आप कर सकते हो। अब कुछ इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ। गुणनखंड को, आज बहुपद के गुणनखंड को बिना कोई परिभाषा याद किए हुए, बिना कुछ सूत्र याद किए हुए, जो आपने पहले पढ़ा था उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन कॉल कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन है जिस तरह से आपको कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 2, then find the value of a। मतलब यदि किसी बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 2 का गुणनखंड x माइनस a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ x माइनस a है तो यहाँ क्या करेंगे, pa रखेंगे। मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि pa इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, a³ माइनस a इंटू s² प्लस a, सॉरी यहाँ कुछ गलत हुआ है, kx है क्वेश्चन में। नहीं सही है, हाँ x है, s के बदले में क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब देखिए इम्प्लाइडेट लगाएंगे, यहाँ ध्यान होगा जब यहाँ बड़ा प्लस का साइन होता है तो यहाँ जब भी लिखेंगे तो इम्प्लाइडेट या लिखेंगे तो a³ माइनस a³ प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया। इम्प्लाइडेट a प्लस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइडेट a इक्वल टू -2। मतलब इसका एक गुणनखंड, मतलब x माइनस a के गुणनखंड के लिए अगर गुणनखंड होगा तो a का वैल्यू हमेशा -2 होगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन, है यदि 3x² प्लस kx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो k का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया है कि चूंकि यहाँ x प्लस 3 है तो p जो है वो इसका वैल्यू -3 रखेंगे, मतलब p इक्वल टू -3 से 0 होगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 6 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, मतलब इसको 27 लिख सकते हैं। तो 27 -3k प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब 33 -3k इक्वल टू 0 implied at 3k इक्वल टू 33 implied at k इक्वल टू 11। इसका मतलब यदि इसका k का मान अगर 11 रखेंगे तब जाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे जो मेरा अनुभव बताता है कि जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को आप खूब प्रैक्टिस कर ले, उससे बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसका मान लें कि k का मान आप ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हो।
ऑप्शन आधार पर करने का मतलब, जैसे किसको बतलाता हूँ कि कैसे आपको करना है। अगर मान ली इसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हो जाता है, 11, 12, 13 और 15 हो जाएगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड पर आप कर सकते थे कि क्योंकि 6 है, यहाँ 3 है तो 6 18 हो सकता है। अब 18 को आप गुना कीजिए तो 2 9, तो 12 से तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। उसके बाद 3 से कर देंगे तो 3 हो गया। तो इसका मतलब 18 लाना है, तो देखिए कि 13 और 15 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुणनखंड इस 2 में से ऑप्शन बनता था। अब इस दोनों को ऑप्शन को करके भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि 6 18 है। कहने का मतलब जैसे यदि x+3 किस कंडीशन में होगा, x+3 कंडीशन में होगा, जैसे कि x+3 लाने अगर मान ली कि 11 रखते हो तो 11 रखोगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसके लिए आप लिख सकते हो, अगर 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, और यहाँ कॉमन ले लेंगे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। तो देख लीजिए ढंग से आपको एक हो गया 3x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 3। मेरा कहने को एक स्प्लिटिंग के तौर पर हिट एंड ट्रायल मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको मेथड समझाया था वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाते हैं। गणित में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्शन से भी हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हो तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो उससे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का गुणनखंड निकाले। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधे इसका गुणनखंड निकालिए, क्यूब फॉर्म पर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि टर्म को रिड्यूस, पोलिनोमियल जो क्यूबिक है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक में लाएं। क्वाड्रेटिक में लाने के लिए क्या करना होगा, चूंकि लास्ट टर्म 6 है तो 6 का गुणनखंड या तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया और प्लस माइनस 6 हो गया। तो यहाँ एक गुणनखंड हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड करने का मतलब हो गया कि यदि पहले नेगेटिव से लीजिए, x प्लस 1 लेकर देखिए कि क्या आता है। यदि मतलब इफ x इक्वल टू 1 हो जाए तो वैल्यू देखिए 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6, मतलब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब इसको देख लीजिए 11 12 हो जाएगा ना, माइनस 12 इक्वल टू 0। बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोई ना कोई निकल जाएगा आपको। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि +1 किया फिर +2 किया, अपन हिट एंड ट्रायल पर सबसे लेकर कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। जब आपको कोई एक गुणनखंड पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड संभव है, तो ये सबसे पर्याप्त विधि है। मतलब चूंकि 0 हो गया, इसका मतलब हो गया अर्थात x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। चूंकि एक गुणनखंड निकल गया x माइनस 1, अब अपन यहां दो विधि कर सकते हैं। एक तो आपको मैंने भाग विधि बतला चुका हूं और दूसरा एक और हेराल्ड विधि बतलाया था कि कैसे उसको फैक्टराइज करना है, मेथड 2 जो बतलाया था। मेथड 2 से अब जैसे भाग विधि से क्या करेंगे, चूंकि x माइनस 1 यही लगा देता हूं आपको, इस गुणनखंड से x माइनस 1 है तो यहाँ x स्क्वायर से कर दीजिए। x स्क्वायर से जब थोड़ा नीचे ले लेता हूं, शायद दिखता है कि नहीं दिखता है आपको। देखिए क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। आपको ध्यान होगा अभी मैंने आपको समझा दिया है कि एक गुणनखंड इसका x माइनस 1 है। अब यहाँ x² से गुना कर दीजिए। जब भी x² से करेंगे तो यह हो जाएगा x³ माइनस x²। ठीक है,
ये कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस हो गया। जब भी प्लस होगा, चूंकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ बड़ी संख्या माइनस है, तो -5x² प्लस 11x-6। अब यहाँ -5 से कर दीजिए, -5 से कर देंगे तो -5x² और प्लस, हाँ नहीं 5x से कर कीजिए तो हो जाएगा 5x² और यह हो जाएगा आपको +5x। ए कैंसिल, ए माइनस हो गया तो 6x-6 हो गया। अब इसको +6 से कर दीजिए तो 6x-6 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये आपका समीकरण हो गया, सॉरी इक्वेशन जो हो गया बहुपद x-1 x² -5x + 6 हो गया। अब आपको स्प्लिट इन अ मिडिल टर्म सिखाया गया है। स्प्लिट इन अ मिडिल टर्म में आप इसको कर सकते हो कि x-1 और यहाँ x² -3x -2x + 6 कर सकते हो। क्यों? अब देखो इसको मैंने प्रैक्टिस था इसलिए कर दिया। आप इसको क्या करोगे, 6 को स्प्लिट करोगे। जैसे 6 को करने के लिए आपको ध्यान होगा कि 2 और 3 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए कि x-1, x कॉमन ले लेंगे तो x -3, -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3। अब देख लीजिए x-1 यह हो जाएगा x -3 और x -2, अर्थात आपका गुणनखंड हो गया x-1 x -3 और x -2। ध्यान दीजिए तो क्या किया इसको, पहले इसको मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया और फिर जाकर इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से कर लिया। इसी क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो कि है, इसको मैं दूसरे विधि से कराता हूं, आपका दोनों रिमाइंड हो जाएगा क्योंकि पहले मैंने आपको करा चुका हूं। उसके आधार पर क्वेश्चन है, यदि x -2 बहुपद f(x), जैसे अपने px लिखते हैं, बहुत जगह fx भी लिखा जाता है, px fx 2x3 -3x² -17x + 30 का गुणनखंड हो तो शेष, तो इसका शेष गुणनखंड निकालिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ x -2 दिया हुआ है तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना। अब एक मेथड आपको बताया था गुणनखंड निकालने के लिए कि जिसमें क्या था कि अगर x -2 से करते हैं तो ध्यान दीजिए कि पहले 2x² को 1 से करते हैं तो 2x³ है तो 2x³ को 1 से करेंगे तो 2x² हो गया। इसका मतलब याद कीजिए कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको 2x² लिखेंगे और फिर यहाँ x -2 दे देंगे। अब आपको शायद यहाँ बताया होगा एक रफ वर्ड में कि 2x² 2x³ तो हो गया, लेकिन ये कितना हो गया, 4x² हो गया और आपके पास -3x² है। तो मैंने आपको बताया था कि 3x² और यहाँ -4x² को घटा दो, ठीक है ना, याद कीजिए। तो यह हो जाएगा -3x² + 4x², यह हो जाएगा x²। इसका मतलब अच्छा आप देखिए x² है, x है तो इसका मतलब यहाँ x से कर दीजिए, x -2, ध्यान दीजिए। अब यहाँ x² हो गया, यहाँ -2x हो गया। आपको ध्यान में यहाँ कितना है, -17x है तो -17x -2x, यह हो जाएगा -17x + 2x = -15x हो गया। अब 15x में आपको 15x में x तो है ही, तो इसका मतलब चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, -15x -2 कर देंगे
अब देख लीजिए, जब भी -15 करेंगे तो चूंकि -2x ने एक्स्ट्रा था ही, ये आपको -15x हो गया और 30 हो गया। इसका मतलब पूरा अब शेष कुछ नहीं बचा, क्योंकि -15x 15 और -2 30 हो गया ना। इसका मतलब इसका गुणनखंड हो गया x - 2 और 2x स्क्वायर प्लस x - 15। अब फिर आपको इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करने के लिए जो अपना टर्म है, जैसे ध्यान होगा 15 को 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसको गुना करते हैं तो 30 हो गया। तो 30 को सबसे पहले छोटा से करेंगे, 2 से करेंगे तो 15 होगा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 3 से करेंगे तो 5 होगा। देखिए 3 2 जा 6 और 5, मतलब ध्यान है ना कि x लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, x - 2 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। अब देख लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 2 और 2x कॉमन ले लीजिए, तो x + 3 -5 कॉमन ले लीजिए, तो x + 3। अब ये कितना हो जाएगा, x - 2 x + 3 और 2x - 5। यह आपका 3 इक्वेशन हो गया। इस ढंग से आपको मैंने गुणनखंड विधि का अध्याय को कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिन में आपको गुणनखंड में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है, एक क्लास और मैं आपको गुणनखंड पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको काफ़ी लंबा खींचना पड़ा मुझे। अब उस क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं समाधान दे दूंगा, और कुछ आपको ऐसी बतलाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो किस तरह से आते हैं, उसका कुछ ऑप्शन सहित समझा दूंगा। ओके, थैंक्स।